हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे जेके एसएसबी फॉरेस्टर स्टॉक असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का क्रैश कोर्स। डेली आपको यहाँ पे 2 लेक्चर्स मिलेंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। क्रैश कोर्स में आपको जो भी सिलेबस है फॉरेस्टर का, स्टॉक असिस्टेंट का, फाइनेंस का, वो हम इस क्रैश कोर्स में आपको सारा कंप्लीट कवर कराएंगे। बस आपको जो जो काम आपको मैं बताऊंगा वो आपको करना है। सबसे पहले जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करना है। दूसरा, जो भी लेक्चर हम पढ़ाएंगे उसकी जो पीडीएफ है, उसके जो नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक हमने उठाया है यहाँ से, वो उठाया है हमने एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। हमने इसीलिए ये टॉपिक उठाया है क्योंकि एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी आपके फॉरेस्टर के सिलेबस में भी मेंशन है, स्टॉक असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में भी ये मेंशन है। इस पर आपसे 2-3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने कॉम्बाइन जो भी यहाँ पे सिलेबस रहता है वो हमने इस क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो है गाइस वो है आपका एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। FAA फॉरेस्टर एंड स्टॉक असिस्टेंट के लिए तीनों सिलेबस में ये मेंशन है, इसीलिए ये टॉपिक जो है हम सबसे पहले इस सेशन से, इस कोर्स से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। और साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं डेली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया लेक्चर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले जो है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो इकोसिस्टम है, ठीक है। तो इकोसिस्टम एक्चुअली में होता क्या है गाइस? इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है गाइस? बायोस्फीयर होता है एक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग इकोसिस्टम का कंपैरिजेशन, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। और वही बायोस्फीयर का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी फंक्शन क्या है एनवायरनमेंट में, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। फिर से मैं बताऊंगा, इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर क्या होता है? ये कंपैरिजन होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का, उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। और उस बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, किस तरह उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, किस तरह वो फंक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है गाइस। दूसरे डिफिनेशन से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो भी फिजिकल या बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिज्म्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होना, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। अब इसमें क्या आते हैं? वाटर, एयर, लैंड, ऑर्गेनिज्म्स, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, मैन मेड स्ट्रक्चर, इन सब का एक दूसरे के साथ बाय डायरेक्शनल इंटरेक्शन होना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है गाइस। यहां तक आपको समझ आया? अब इसमें तीसरी भी हमने डिफिनेशन आपके सामने, ताकि आपको इकोसिस्टम जो ये वर्ड है ये आपको अच्छे से समझ आए। इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ कम्युनिटी, ये कंसिस्ट करता है कम्युनिटी को, जिसमें लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल्स बिटवीन देम, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना, उनका एक दूसरे के साथ मटेरियल को एक्सचेंज करना, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम वर्ड किसने डिराइव किया गाइस? ये भी आपको याद रखना है। इट इज डिराइव्ड बाय सर आर्थर जॉर्ज टैनस्ली इन 1935। इकोसिस्टम में 3 तरह के पार्ट्स होते हैं, 3 तरह के टाइप्स है। सबसे पहला जो है वो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है।
दूसरा है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। तीसरा है आपका स्मॉल एंड लार्ज इकोसिस्टम, ये आपने नहीं पढ़ा होगा किसी जगह। स्मॉल एंड लार्ज इकोसिस्टम इज आल्सो द टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑन एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम होता क्या है गाइस, इसमें क्या क्या मतलब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल में 3 तरह के कंपोनेंट्स जो है वो कंसिस्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें फॉरेस्ट्स आते हैं, इसमें ग्रासलैंड आता है, इसमें डेजर्ट्स आता है, और इसमें लैंड इकोसिस्टम आता है। दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल वर्ड से ही आप समझ सकते हैं इसमें क्या आता है। जो भी आपके ग्रीन लिविंग प्लांट्स है, चाहे वो फॉरेस्ट में है, चाहे आपका ग्रासलैंड है, चाहे आपके डेजर्ट्स है, चाहे आपका लैंड है, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक में कौन कौन से टाइप्स आते हैं गाइस। एक्वेटिक क्या होता है, एक्वेटिक के मतलब से ही, एक्वेटिक के जो ये वर्ड है इसके नाम से ही आपको पता होना चाहिए, ये कंसिस्ट करता है वाटर को। किसको गाइस, दैट कंसिस्ट वाटर। इसमें जो भी वाटर है, जो भी वाटर की जो कंपाउंड है आपके इकोसिस्टम में, उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। इसके 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट वन इज फ्रेश वाटर, जो कि आपका पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स में होता है, और दूसरा है आपका मरीन साल्ट वाटर, जिसमें कोरल रीफ्स वगैरह आते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले दोबारा आपको समझाना चाहूंगा, इकोसिस्टम में 3 तरह के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया, सबसे पहले है आपका टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, दूसरा है आपका नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तीसरा है आपका स्मॉल एंड लार्ज इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, इसमें ग्रास, लैंड, फॉरेस्ट्स एंड आपका जो है डेजर्ट्स, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो या हॉट डेजर्ट्स हो, आपका लैंड आता है। ये सब किस में इंक्लूड होता है, ये आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है। ठीक है, दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए टेरेस्ट्रियल। ठीक है, दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है दैट इज वाटर, जो भी आपका वाटर से इंक्लूड है, चाहे आपका फ्रेश वाटर हो जो कि पॉन्ड से निकलता है, चाहे आपका लेक्स जैसे जो निकलता है, चाहे आपका स्ट्रीम्स है, या उसके बगैर भी जो आपसे वाटर जो रिलेटेड है, उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। और इसमें 2 तरह के टाइप्स होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा होता है मैरीन साल्ट वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो टाइप है इकोसिस्टम है वो है आपका नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल आपको पता ही है, जो कि नेचुरल होता है, जो कि गॉड अल्लाह ताला ने बनाया हुआ होता है, उसको नेचुरल कहते हैं। एंड आर्टिफिशियल जो कि मैन मेड होता है, जो कि हम इंसान ने बनाया होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से इसमें इंक्लूड है। तो इकोसिस्टम में, नेचुरल इकोसिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट है वो है फॉरेस्ट्स आपके, मरीन इकोसिस्टम। मरीन चाहे वो आपका वाटर हो, चाहे वो आपका ग्रास हो, चाहे वो आपका पॉन्ड हो, चाहे वो आपका स्ट्रीम्स हो, देज आर ऑल द नेचुरल इकोसिस्टम, क्योंकि ये नेचर ने बनाए हुए होते हैं। ये इसमें डेवलप होता है नेचर विदाउट ह्यूमन सपोर्ट और इंटरफेरेंस। इसमें न कोई इंटरफेरेंस होती है ह्यूमन की, और न कोई सपोर्ट रहता है, न कोई इंटरफेरेंस, न कोई सपोर्ट रहता है। इसीलिए इसको नेचुरल कहा जाता है, क्योंकि ये गॉड अल्लाह ताला ने बनाया हुआ होता है। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये क्रिएट भी ह्यूमन बीइंग्स ने किया है और इसको मेंटेन भी ह्यूमन बीइंग्स, इंसान ही करते हैं। इसमें कौन कौन से है, एग्रीकल्चर, गार्डन्स, एक्वेरियम, दीज आर ऑल द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। ठीक है, या इसको हम आल्सो कॉल्ड मैन मेड एंड ऑर्थोपेनिक इकोसिस्टम भी इसको हम कहते हैं। किसको, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को। इसमें कौन कौन सा आता है, कौन कौन से टाइप्स है, इसके एग्जांपल्स क्या है इसके, एग्रीकल्चर, गार्डन्स, क्योंकि गार्डन्स तो हम खुद बनाते हैं, फूल उगाते हैं, उसमें तरह तरह के जो है वो इकोसिस्टम लाते हैं, उसके फ्लावर्स, उसके पेड़ पौधे, उसके ग्रीनरी, उसके एवरग्रीन्स, वो हम सब जो है मैन मेड होता है, उसको मेंटेन भी
किया जाता है, क्योंकि उसमें फिर कटिंग्स होती है, फिर उसी तरह से उसके जो है ग्रास लैंड्स जो है वो नए नए लगाने पड़ते हैं, और ये मेंटेन और डेवलप होता है बाय ह्यूमन बीइंग, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर और आग्रो इकोसिस्टम ये लार्जेस्ट मैनमेड इकोसिस्टम है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए मैंने स्टार रखा हुआ है ताकि आप इसको स्किप ना कर सके। इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन है, तो आपको लिखना है एग्रीकल्चर और आर्गो इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल नहीं, मैन मेड, क्योंकि ये इंसानों ने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, इसीलिए इसको मैन मेड इकोसिस्टम या एग्रीकल्चर या एग्रो इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए यहां तक आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया तो आगे हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। अब तीसरा पार्ट जो है इकोसिस्टम का वो है स्मॉल एंड लार्ज इकोसिस्टम। ये डिपेंड करता है साइज पे। ठीक है, स्मॉल इकोसिस्टम में क्या क्या आता है आपके, स्मॉल का मतलब ही है छोटा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है आपके, स्मॉल इकोसिस्टम है जिसमें पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, दीज आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिखाई भी नहीं देते हैं आंखों से, उसको उसके ऊपर हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है उनको देखने के लिए, और उसको स्मॉल इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका स्मॉल इकोसिस्टम में ही नैनो इकोसिस्टम, माइक्रो नहीं नैनो, नैनो मतलब माइक्रो के भी नीचे कोई इकोसिस्टम है, वो क्या है गाइस, आप मतलब आप दिमाग लगाइए, क्योंकि माइक्रो माइक्रो मतलब जो हम आंखों से भी नहीं देख सकते, लेकिन नैनो इकोसिस्टम मतलब उससे भी नीचे। ये क्या होता है गाइस, वेरी स्मॉल इकोसिस्टम, ड्रॉप ऑफ पॉन्ड, वाटर, लॉग ऑफ वुड, किचन गार्डन, दीज आर ऑल द नैनो इकोसिस्टम्स। ये बहुत ही स्मॉल इकोसिस्टम होता है। ठीक है, और एग्जांपल्स में यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए, ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर, लॉग ऑफ वुड, किचन गार्डन, दीज आर ऑल द नैनो इकोसिस्टम। ठीक है, अब लार्ज इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, लार्ज इकोसिस्टम में आपके मेगा इकोसिस्टम एंड मेगा मेगा इकोसिस्टम एंड मेजो इकोसिस्टम। ठीक है, कौन कौन से, लार्ज इकोसिस्टम में दो तरह के सिस्टम्स आते हैं, लार्ज इकोसिस्टम में दो तरह के इकोसिस्टम्स आते हैं। सबसे पहले मेगा इकोसिस्टम, दूसरा है आपका मीजो इकोसिस्टम। मेगा इकोसिस्टम में आपका एग्जांपल हम देंगे ओशंस, जो बड़े बड़े ओशंस होते हैं, पैसिफिक ओशन ये बड़ा ओशन है, या आपका डेड सी ओशन, या इंडियन ओशन, या अरेबियन सी ओशन, बे ऑफ बंगाल, दीज आर वेरी बिग, वेरी लार्ज मेगा इकोसिस्टम्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और दूसरा है आपका मीजो इकोसिस्टम, इसमें फॉरेस्ट्स आते हैं, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट है, जैसे अमेजोन, अमेरिका का जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है अमेजोन फॉरेस्ट। ठीक है, वो भी मीजो इकोसिस्टम में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर जो है ये एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब मैंने आपको ऊपर भी बताया, बायोस्फीयर क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का, लिविंग एंड नॉन लिविंग ह्यूमन बींग्स का, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हो, लिविंग बींग्स हो, नॉन लिविंग बींग्स हो, उनका आपस में कंपेरिजेशन, उनका आपस में इकोसिस्टम, उनका आपस में इंट्रैक्शन, दैट इज बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है गाइस, ये एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। ग्लोबल किस लिए, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, ह्यूमन बींग्स, लैंड, वाटर, एयर, फॉरेस्ट्स, ओशंस, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, सब कुछ बायोस्फीयर में इंक्लूड होता है, इसीलिए इसको ग्लोबल, यानी कि ये ग्लोबल इकोसिस्टम है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने मेंशन किए हुए, क्योंकि इस पर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ओपन सिस्टम हैज इनपुट एंड आउटपुट। ओपन इकोसिस्टम में, ओपन सिस्टम में क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ये एक ओपन सिस्टम है। ठीक है, इसमें इनपुट एंड आउटपुट हमें मिलता है, हम कोई इनपुट देते हैं, वहां से यहाँ पे आउटपुट मिलता है। जैसे कि मैं आपको समझा दूंगा, जैसे कि हमने जो है राइस उगाना है। ठीक है गाइस, तो हम अपनी ज़मीन में अपने राइस जो है उनको सोन करते हैं, सोन करने के बाद
इकोसिस्टम उस पर सारा काम करता है, नेचुरल इकोसिस्टम उस पर काम करता है, बारिशें बरसाता है, मैन मेड भी उसमें चला जाता है। हम जैसे कि इरिगेशन के थ्रू उसमें वाटर हम जो है डालते रहते हैं, उसमें हम जो है कैल्शियम वगैरह डालते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े हो सके, उनकी पैदावार जो है वो गनी हो सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और वापस में हमें नेचर आउटपुट देता है, फिर हम उसको जो है हार्वेस्ट करते हैं जब वो तैयार होता है। दैट इज़ ओपन इकोसिस्टम, ठीक है। दूसरा, रिसीव सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी पे जो है डिपेंड करता है एंड मैटर करता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एज इनपुट, ठीक है। अब गिव्स आउट एनर्जी एंड वेस्ट मटेरियल एज आउटपुट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इकोसिस्टम में जो है हम सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी से ही ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उनको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उनको हम इनपुट कह सकते हैं। एंड जो हमें एनर्जी मिलती है फिर उस फूड को खाने के बाद, जो इंसान को, जानवरों को, पेड़ पौधे तो घास नहीं खाते, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, जानवरों को जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो वही इनपुट से मिलती है, उसको हम वेस्ट मटेरियल या आउटपुट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये लॉस्ट होता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। जैसे कि हम फिर जो है अपना एग्जॉस्ट जो करते हैं हम, चाहे वो एनिमल्स हो, जानवर हो, इंसान हो, सब एग्जॉस्ट करते हैं फूड को, और वो फिर लॉस्ट होता है किसमें, एनवायरनमेंट में, ठीक है। ओके, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोसिस्टम का, मेंटेन्स होमोस्टेसिस बैलेंस ऑफ नेचर, बैलेंस करता है नेचर को, क्योंकि नेचर जो है वो बैलेंस के ऊपर ही चलता है। क्योंकि अगर इसमें इनबैलेंस हो जाए को इकोसिस्टम सारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कैसे, जैसे कि रात और दिन एक दूसरे के साथ जो है चलते रहते हैं, रात और दिन एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। इंसान उठता है, सुबह नाश्ता करता है, उसके बाद पानी पीता है, उसके बाद काम पे जाता है, उसके बाद फिर घर आता है, खाना खाता है और सो जाता है। तो ये अगर इंसान का ये रात नहीं होती तो इंसान कैसे आराम करता है, दिन को काम करता तो आराम कैसे करता, तो वो एग्जॉस्ट हो जाता। जब इंसान दिन भर काम करता है, उसके बाद घर आके खाना खा के फिर सो जाता है, तो सुबह जब वो उठता है तो उसमें वो थकान बिल्कुल ख़त्म हुई होती है, क्योंकि वो रात को नींद में जो है सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन अगर ये रात ही नहीं होती, अगर अल्लाह ने, अगर गॉड ने ये रात ही नहीं बनाई होती, अगर नेचर ने रात ही नहीं बनाई होती, तो इंसान इस बैलेंस को, इस इकोसिस्टम में बैलेंस कैसे कर पाता। तो ये डिपेंड करता है किस पे, बैलेंस ऑफ नेचर पे। सेल्फ रेगुलेटिंग जो है तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में। एक होता है, अब यहाँ तक तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ा है। अब जो चौथा टॉपिक है यहाँ पे, वो है आपका कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में। एक होता है बायोटिक गाइस, बायोटिक, इससे आपके नाम से ही पता चला होगा। और दूसरा होता है आपका एबायोटिक इकोसिस्टम। तो कितने टाइप्स होते हैं इकोसिस्टम के, दो टाइप्स नहीं, कंपोनेंट्स। टाइप्स तीन है, वो मैंने आपको ऊपर बताया। एक होता है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, दूसरा होता है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, तीसरा होता है स्मॉल एंड लार्ज इकोसिस्टम। दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के कितने होते हैं। दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है गाइस बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट है क्या, बायोटिक कंपोनेंट इंस्टीट्यूट्स ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जो भी लिविंग बींग्स है, जो भी लिविंग मेंबर्स है इकोसिस्टम के, क्योंकि बायो का मतलब ही है लिव, लिविंग, नाम से ही पता चला होगा। बायोटिक, बायो मतलब लिविंग, जो जिंदा है, जो लिविंग है। तो कंस्टिट्यूट ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, उनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि इंसान लिविंग मेंबर है, जानवर लिविंग मेंबर है, एनिमल्स लिविंग मेंबर है, प्लांट्स लिविंग मेंबर है, क्योंकि ये इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लिविंग है इसीलिए इनको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू फूड एंड अदर रिलेशंस। अब ये बायोटिक कंपोनेंट्स जो है गाइस, ये इंटरकनेक्ट है एक दूसरे के साथ फूड के जरिए एंड अदर रिलेशंस के जरिए। जैसे कि हम
क्या खाते हैं गाइस? हम खाते हैं चावल। चावल कहाँ से निकलता है? पौधों से। हम खाते हैं गोश्त, वो कहाँ से निकलता है? जानवरों से। हम दूध पीते हैं, वो कहाँ से निकलता है? गाय से। तो जो भी हम फूड या कोई भी अदर रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बायोटिक कंपोनेंट में, उसको बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ वो इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू फूड से या अदर रिलेशन से। ठीक है, बोथ मैटर एंड एनर्जी, मैटर हो या एनर्जी हो, ये ट्रांसफर होती है लिविंग वर्ल्ड में थ्रू फूड। ठीक है, फूड के जरिए जो भी एनर्जी या मैटर होता है, ये एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, एक लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग तक जाता है। जैसे कि इंसान खाता है गोश्त, एनर्जी हम में आ जाती है, या एनिमल्स एक दूसरे को खाते रहते हैं, जो बर्ड्स है वो एक दूसरे को खाते रहते हैं, या फिशेस है आपके जो समंदर में होते हैं, दरिया में होते हैं, वाटर में होते हैं, वो बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाते हैं। तो ये एक दूसरे का एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, मैटर को एक दूसरे के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू फूड से। क्योंकि एक दूसरे का फूड खाते हैं तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना गाइस। जब हम कुछ खाएंगे तभी तो एनर्जी आएगी हम में। हम खाते हैं गोश्त को, तो गोश्त जो है वो क्या खाता है? वो ग्रास को खाता है, वो पौधों को खाता है। और पौधे क्या करते हैं? पौधे अपना प्रोड्यूस खुद फूड करते हैं थ्रू सनलाइट। तो सनलाइट से ग्रास जो है बनाते हैं फूड, और ग्रास को कौन खाता है? गाय वगैरह खाते हैं, और भेड़ बकरियाँ खाते हैं, और भेड़ बकरी गाय वगैरह इनको कौन खाता है? ह्यूमन बीइंग। तो ये एक एनर्जी कहाँ से? पेड़ पौधों से, ग्रास से निकल कर ह्यूमन बीइंग्स में आ जाता है, और एक दूसरे के ऊपर ये एनर्जी ट्रांसफर होती है किसके जरिए? फूड के जरिए। यही इस लाइन में लिखा हुआ है, बोथ मैटर एंड एनर्जी आर ट्रांसफर्ड इन लिविंग वर्ल्ड थ्रू फूड। ओके, food is manufactured from inorganic raw material by autotrophs only, therefore they are called producers। तो मैन्युफैक्चर जो फूड होता है, जो जो बना हुआ होता है, जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, कोई मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है, वो कहाँ में मैन्युफैक्चर होता है? फैक्ट्री में बनता है। तो फूड जो है वो मैन्युफैक्चर होता है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, जो कि ऑटोट्रॉप्स, जो कि सिर्फ ऑटोट्रॉप्स करते हैं। ठीक है, और देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इसीलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रास प्लांट्स वगैरह ये फूड करते हैं प्रोड्यूस खुद ही, उनको ऑटोट्रॉप्स इसीलिए कहते हैं। प्रोड्यूसर्स भी उनको कहते हैं क्योंकि वो अपना खुद फूड बनाते हैं। उसके बाद वो फूड उसके बाद जो वो फूड बनाते हैं उसको गाय वगैरह खाते हैं, भेड़ बकरियाँ खाते हैं, और उसके बाद वो ट्रांसफ़र होती है किन में? ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इकोसिस्टम में जाओगे तो एक मछली दूसरे मछली का जो है वो खाता है, एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खाता है, इसी तरह एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है। जैसे लायन एंड टाइगर किसको खाता है? हिरन को। तो ये सब का जो है सब इकोसिस्टम में ये एनर्जी जो है एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। तो जो भी अपना खुद फूड तैयार नहीं करते हैं, इनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स के दो कंपोनेंट्स है, एक होता है कंज्यूमर्स और दूसरा होता है डिकम्पोज। ये भी आपको याद रखना है। प्रोड्यूसर्स जिनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ये कौन से है? synthesize organic food from inorganic raw material with the help of solar radiation photosynthesis। यानी कि मैंने पहले ही बताया, प्रोड्यूसर्स दैट इज कॉल्ड आपके प्लांट्स वगैरह, ये प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड खुद ही इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सोलर रेडिएशन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के जरिए जब सनलाइट पड़ती है लिविंग जो है लीव्स के ऊपर, उनके ऊपर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल फिर अपना जो है सोलर एनर्जी बाकी सारे प्लांट्स में जो है वो ट्रांसफ़र करता है, और उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। उनको प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि ऑटो मीन्स खुद ही जो अपने फूड तैयार करते हैं। एनर्जी कंटेनर इन सोलर रेडिएशंस इन फर्स्ट चेंज इन केमिकल। सबसे पहले सोलर रेडिएशंस फर्स्ट चेंज होता है केमिकल एनर्जी में,
उसके बाद उसको क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि यूज़ करता है बिल्डिंग ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है, एज दे कैन कन्वर्ट रेडिएंट और लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इनको इसलिए ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है क्योंकि ये लाइट को केमिकल एनर्जी में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सोलर एनर्जी पड़ती है, सन की लाइट पड़ती है। वो क्या होती है? वो होती है आपकी लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट करती है? ये केमिकल फॉर्म में। वो केमिकल फॉर्म में इसलिए जो है ट्रांसफ़र होती है क्योंकि उसको फिर आगे भी जो है वो भेड़ बकरियाँ, गाय वगैरह खाती है, उसके बाद वो आगे इसी तरह इसकी एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है। दे आर आल्सो ये मेंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन रेशो को, एज दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, ये मेंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, एटमॉस्फेयर में, एज टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं उसके बाद अब जो है वो गिव करते हैं क्या? ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो फोटोसिंथेसिस के वक्त ही ये खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन को जो है वो फैलाते हैं, गिव आउट करते हैं। ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया क्रिम साइनोबैक्टीरिया आर बिलीव दीज आर द इनको क्या कहते हैं? इनको फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। ये भी प्लांट्स के ऊपर ही लगते हैं, ये भी खुद ही अपना फूड तैयार करते हैं। ठीक है। उसके बाद है सेकंड पे आपका कंज्यूमर्स। ठीक है। कंज्यूमर्स में क्या होता है? कंज्यूमर्स में कौन कौन से आते हैं? एनिमल्स विच फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और देयर पार्ट्स। ये एनिमल्स, कंज्यूमर्स जो है ये एनिमल्स होते हैं जो कि फीड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स को और देयर पार्ट्स। दे इनजेस्ट देयर फूड, देयरफॉर आर आल्सो कॉल्ड फैगोट्रॉप्स। ठीक है। ये इंजेस्ट करते हैं उस ग्रास प्लांट को। ठीक है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये अपना फूड खुद ही तैयार करते हैं, उनको हम ग्रीन प्लांट्स कहते हैं या ग्रास लैंड वगैरह होता है। इनको फिर कौन से खाते हैं? इनको फिर कंज्यूमर्स खाते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कौन से हैं? कंज्यूमर्स एनिमल्स होते हैं जो कि फीड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म को एट देयर पार्ट्स। उनका ग्रास खाते हैं, उनका जो है मटेरियल खाते हैं, ग्रास लैंड्स खाते हैं। दे इंजेस्ट देयर फूड, वो अपने इंजेस्ट करते हैं उसका फूड, देयरफॉर आल्सो कॉल्ड, उनको फैगोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है। टू ब्रॉड कैटेगरीज, इसमें भी दो ब्रॉड कैटेगरीज है। ठीक है। किसमें? कंज्यूमर्स में। एक होता है हर्बीवोर्स, एक होता है कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब जो सिर्फ ग्रास ही खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स ही खाते हैं। और दूसरा होता है कार्निवोर्स जो कि अदर एनिमल्स पे डिपेंड करता है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, जैसे कि लायन, टाइगर, वो घास नहीं खा सकते क्योंकि उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही वैसा नहीं है कि वो घास खाएंगे उनको डाइजेस्ट होगा, वो खाते हैं मीट को। ठीक है। और उनको कार्निवोरस कहते हैं। और हर्बीवोरस वो उनको कहते हैं जो सिर्फ ग्रास खाते हैं। और वो हर्बीवोरस, हर्ब मतलब ही होता है गाइस प्लांट्स। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स टेरेस्ट्रियल डियर, रैबिट, माउस, सिक्योर, एक्वेटिक मोलस्क, प्रोटोंजा, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स। कार्निवर्स इंजेस्ट आर प्रे अपॉन अदर एनिमल्स, ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं कार्निवर्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, इनमें भी दो तरह के टाइप्स होते हैं। एक होती है प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्डर कंज्यूमर्स। ये क्या करते हैं? दे फीड अपॉन हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स के ऊपर जो है डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, बर्ड्स, कैट, स्नैक्स एसेट्रा। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स, ये फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि ये इस पे ही डिपेंड होते हैं। किन पे? ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पे ही डिपेंड होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे ही डिपेंड होते हैं, सेकेंडरी ऑर्डर कंज्यूमर्स पे ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये इनको खाते हैं। ठीक है। ये फ्रॉग को खाते हैं, बर्ड्स को खाते हैं, कैट को खाते हैं, स्नैक्स को खाते हैं। इसमें ओल आता है, पीकॉक आता है। ठीक है। दूसरा होता है टेरिशियल कंज्यूमर्स, कार्निवर्स या फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर्स, ये फीड करते हैं सेकेंडरी कार्निवर्स को, यानी कि ये वाले खाते हैं। ओल खाते हैं, पीकॉक खाते हैं। ठीक है। एनिमल्स विच कैन नॉट बी फेड अपॉन फर्दर। ठीक है। इनको फिर फ्रे या प्रे नहीं करते, इनको टॉप जो है कार्निवर्स कहा जाता है। इसमें लॉयन टाइगर, ये लॉयन टाइगर कौन खा सकता है गाइस? क्योंकि ये एंड होता है वहाँ पे, उसके बाद एनर्जी जो है वो
फिर वो डिकम्पोज होते हैं। अगर वो मर जाते हैं तो उसके बाद वो डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको कोई खा, इसको फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही खाते हैं। इनको डिकम्पोजर्स या रिड्यूसर्स भी कहते हैं, ठीक है। फीड ऑन डेड बॉडीज़, क्योंकि जो डेड बॉडी होती है उनको खाते हैं, चाहे वो ह्यूमन है, लॉयन है, चाहे वो ह्यूमन है, एनिमल्स है, वो डेड बॉडीज उनकी खाते हैं, ठीक है। ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ लिविंग, ऑर्गेनिक वेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आल्सो कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, उनको सैप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, एक सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इनके ऊपर, ठीक है, जो कि डाइजेस्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर, एक्सटर्नली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव मैटर फॉर द assimilation and the remaining adds raw data and minerals into the substrate, जिसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। जो भी फिर एक तरह का जो है मिनरल या मटेरियल्स बचते हैं वो जो है सबस्ट्रेन होते हैं, उनको मिनरलाइजेशन उसके बाद कहा जाता है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आया। और एक पॉइंट है इसमें आपको याद रखना है, आल्सो कॉल्ड रिड्यूसर्स, और उनको रिड्यूस मतलब ये कम करते हैं, ठीक है। दे रिमूव द डेड वेस्ट, ये कम करते हैं डेड वेस्ट को या ऑर्गेनिजम्स को, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज दे आर कॉल्ड माइक्रो कंज्यूमर्स। इनमें ये जो है ये आँख से भी दिखाई नहीं देते इसीलिए इनको माइक्रो कंज्यूमर्स कहा जाता है, क्योंकि ये स्मॉल साइज में होते हैं। ये फिर इनको रिड्यूसर्स कहा जाता है, ये डेड वेस्ट ऑर्गेनिजम्स को सफावट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको रिड्यूसर्स कहा जाता है। टू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, अब बायोटिक कंपोनेंट में दो मोर जो है कैटेगरीज है, कौन कौन से है, वो है डेट्रोवर्स और पैरासाइट्स, ठीक है। डेट्रोवर्स क्या होता है, फीड ऑन डेड बॉडीज। डेट्रोवर्स मतलब ही है ये फीड करते हैं किस पे, ये डिपेंड होती है डेड बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स पे, आल्सो कॉल्ड सेवेंजर्स, इनको सेवेंजर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल टेरिमाइट्स, बैकलाइट्स, ये ऑर्गेनिजम्स, ये नाम है दो, ये आपको याद रखने हैं। दीज आर द डेट्रोवर्स जो कि फीड करते हैं डेड बॉडीज के ऊपर, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, फीड अपॉन द अदर ऑर्गेनिजम्स होस्ट देयर एक्सटर्नली और इंटरनली, इनको इंटरनली या एक्सटर्नली जो है वो इसको फीड करते हैं, इनको होस्ट भी कहते हैं। इसमें टेप आती है, वर्म, लिवर फ्लॉक या हेड हाउस, ये फिर इन इस पैरासाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। यहाँ तक आपको समझ आया? ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने पढ़ा ऑलरेडी। ओके, ये भी हमने पढ़ा। ओके, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन थी, यहाँ से हम आपको डीप पढ़ाएंगे, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट असल में उसमें क्या क्या आते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। 3 कैटेगरीज है इसमें। सबसे पहला जो है वो फिजिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, प्रेशर। इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेज में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, वाटर, रॉक, सॉइल एंड अदर मिनरल्स, ठीक है। और ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज में जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ह्यूमिक सबस्टेंसेज, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग सिस्टम, ठीक है। ओके, फंक्शंस क्या होते हैं इकोसिस्टम में, कौन कौन से फंक्शंस, ये कैसे फंक्शन करता है, क्योंकि ऊपर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। स्ट्रक्चर तो हमने आपको बताया किस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक इकोसिस्टम का। अब यहाँ पे हम फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं इकोसिस्टम की, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। मेंटेनेंस इकोसिस्टम की, उनका आप एक दूसरे का साथ इंटरेक्शन होना बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में। Stratification, vertical distribution of various species occupying different levels. Trees occupy top strata layer of forest, scrubs the second, and herbs and grasses the bottom layers, ठीक है। ये ट्रीज जो है ये इनको स्ट्राटा कहते हैं, ये अपर लेयर होती है फॉरेस्ट। उसके बाद होते हैं श्रब्स जो कि सेकेंडरी, एंड हर्बल्स ग्रास होते हैं, और बॉटम में आपका ग्रास होता है जिनको बॉटम लेयर्स कहते हैं, ठीक है। इनमें 3 तरह की होती है टाइप्स, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट सेलिंग, ठीक है। सबसे पहले प्रोड्यूस होता है, उसके बाद क्या होता है, डिकम्पोज होता है। सबसे पहले प्रोड्यूस होता है कुछ भी, सनलाइट ने
क्लोरोफिल के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड प्रोड्यूस किया, उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन होता है, चाहे वो फिर ह्यूमन खाता है, एनिमल्स खाते हैं, उनकी फिर डिकम्पोजिशन होती है, फिर एनर्जी फ्लो होता है, उसके बाद वो एनर्जी जो है वो किसके थ्रू पास होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है, फिर वो न्यूट्रिएंट किसी में कार्बोहाइड्रेट्स होती ज़्यादा होती है, किसी में प्रोटीन्स होते हैं, किसी में वाइटामिन्स होती है, तो इन न्यूट्रिएंट्स का साइकिल फिर एक दूसरे के ऊपर चला जाता है। ठीक है, सबसे पहला है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये क्या होता है, रेट ऑफ मास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, कितना रेट है बायोमास का। ठीक है, बायोमास की कितनी रेट है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट होता है किसी भी मैन्युफैक्चर, किसी भी फैक्ट्री में वो मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद उसका बायोमास, उसका रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन किस तरह है, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं टर्म्स में G-2 और K कलाम -2 ईयर 1। ठीक है, यूज टू कंपेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो इकोसिस्टम की होती है एंड उस फंक्शन की वो होती है सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो जो बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट के ज़रिए ही सारा फूड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, प्रोडक्शन इकोलॉजी, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, ये ब्रांच होती है इकोलॉजी की जो डील करती है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, बायोमास क्या होता है गाइस, बायोमास इज द टोटल क्वांटिटी और वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए गिवन एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, आपसे अगर बायोमास पूछा जाएगा बायोमास क्या होता है, ठीक है, बायोमास इज ए टोटल क्वांटिटी, कितनी टोटल क्वांटिटी है और उसका कितना वेट है ऑर्गेनिजम्स का उस गिवन एरिया में और उस गिवन वॉल्यूम में, दैट इज कॉल्ड बायोमास। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है गाइस, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर होता है यूजर एज ए फ्यूल, एफिशिएंसी, पावर स्टेशन फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कवर करता है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स एंड एनिमल्स को, कितना स्पेशली फ्यूल होगा पावर स्टेशंस के ऊपर कि वो जनरेट कर सकेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, और इसमें ये कवर करता है, ये इसमें भी आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल एक दूसरे का साथ कितना फ्यूल, कितना एफिशिएंसी लगाते हैं कि वो जनरेट कर सकेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के। इस वीडियो में हमने आपको एनवायरनमेंट यानी कि इकोसिस्टम पढ़ाया, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जो है आपका जो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सब क्या होता है, ये आप आज इस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है। आई होप आपको सब डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम फिर अगले वीडियो में कल इसको, उस डाउट को जो है वो उठाएंगे उसी लेक्चर में। ठीक है, तो गाइज ये था आज का वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, बाय।